हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर चल रहा था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 15 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के लिए कोई थ्योरी की पार्ट नहीं बढ़ाने वाला हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के लिए फोर्थ चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए। देखिए गाइस, फोर्थ चैप्टर के करीब 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट का क्लियरेंस हो, यानी जो अभी तक आप लोग पढ़े हैं उसको आप सभी को समझने में जो हेल्प करें, ऐसे क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आए। तो ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर्स देखना है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गाइस, इससे पहले जो मैं चैप्टर कराया था, चैप्टर 1, 2, 3, इसमें मैं ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं ऐड ऑन किया था, केवल मैं वहां पे चैप्टर पढ़ाकर आगे निकल जा रहा था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं आपको पहले चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी प्रकार के, जैसे बहुविकल्पी हुए, अति लघुत्तरी हुए, लघुत्तरी, और उसके बाद आंकिक प्रश्न, सभी प्रकार के हम क्वेश्चंस कराएंगे। उसको कराने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जब भी उस चैप्टर का टेस्ट लेने वाले रहेंगे तो फिर से मैं उन सभी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 का कराया था मैंने, उसी तरीके से कराऊंगा। तो इससे क्या होगी, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, और जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपको दोबारा जो है रिवीजन पे ज्यादा फोकस नहीं करनी पड़ेगी, आपको सभी चीजें लगेगा सब की सब याद है। ठीक है, इस तरह से हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, और सभी लोग मेरे से एक वादा करना, सभी लोग डेली क्लास में प्रेजेंट रहना, तभी आपको ये फायदा होगा। दूसरी बात, मैं आप सभी के लिए 2-3 सरप्राइज लेकर आने वाला हूं। सरप्राइज को सरप्राइज रहने दीजिए। ठीक है, जब सरप्राइज आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को ना। और हाँ, एक एक क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देना, और सभी के लिए जय मां सरस्वती। आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि उन्हीं के बदौलत से ये क्लासेज हो रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा सभी लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट दीजिए। देखिए, जितना तेज आप लोग इसके जवाब वगैरह दोगे उतना ही हेल्पफुल होगी ये क्लास आप सभी के लिए, उतना ही हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए ये क्लास। ठीक है, तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है, आपको मालूम है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होता है। इसके अलावा कुछ और मात्रक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपको मैंने फार्मूला बताया था, F = I/BL, तो साइन थीटा। यहां से हम लोग इस बी का एक और मात्रक ज्ञात करते हैं। वह बी का मात्रक क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। चुंबकीय क्षेत्र बी = होगा F/IL। F का मात्रक न्यूटन, अपान I का मात्रक एम्पियर, और L का मात्रक मीटर, ये होता है। बोलिए, ये समझ में आया सभी को? तो यहां से एक और मात्रक निकल गया, पहला मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, छपेगा आपके एग्जाम में। ये पूछे चाहे ये पूछे, आपको करके आना है एग्जाम में। दोनों समझ में आया सभी को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना। अब प्रति मीटर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रति भी लिख सकते हैं। तो एक मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, और एक मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मुझे नीचे करने दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी विशेष ध्यान देना आप सभी लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, बताइए जरा सभी लोग। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? केवल गतिमान आवेश के द्वारा, केवल बदलते चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, और ए और बी यानी दोनों के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र? केवल गतिमान आवेश के द्वारा, केवल बदलते चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, और ए और बी यानी दोनों के द्वारा कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? तो आप लोग सही कर रहे हो। देखो, चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल गतिमान आवेश के द्वारा हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या एक हीलियम नाभिक है जिसकी त्रिज्या 0.8 मीटर की है, वृत्त में प्रति सेकेंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा है। बताइए कितने लोगों को यह क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको कंसेप्ट जानना चाहिए, आप आसानी से यह क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखिए कोई हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक वृत्त के रूप में ऐसे गति कर रहा है, और मैं आपको बताया था कि जब कोई भी परमाणु वृत्त के रूप में गति करे तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान देना सभी लोग, इस साइड आना और ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना। मैं आपको क्या बताया था, याद करो बायो-सेवर्ट का नियम, मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या होता है, म्यू आई अपान 2r। ये होता है अगर कोई भी परमाणु वृत्त के रूप में गति कर रहा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो इसी फार्मूले से निकलेंगे। लेकिन सर यहां पे तो r त्रिज्या दिया है 0.8 मीटर, ये तो दिया है क्वेश्चन में, बिल्कुल दिया है, लेकिन सर यहाँ पे i का मान नहीं दिया है। अरे यार दिया है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, i का मान यहाँ पे दिया है। आपको मालूम है i इक्वल टू क्या होता है, q अपान टी होता है। i इक्वल टू क्या होता है, q अपान टी होता है, और q का वैल्यू क्या होता है, 2e होता है। किसके लिए, हीलियम के लिए। आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आज याद कर लो, पहली बार पढ़ रहे हो तो हीलियम के लिए q का मान 2e होता है और t का मान 1 होता है हीलियम के लिए, तो i का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 2e हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हम सभी लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ध्यान देना सभी लोग, म्यू हो जाएगा, i का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर क्या है 2e, ठीक है, और r का वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 0.8 मीटर, ठीक है, ये रखेंगे। बोलिए समझ में आया सभी को इतना। अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, म्यू ई अपान 0.8 मीटर, म्यू ई अपान 0.8 मीटर। अब देखिए म्यू ई अपान 0.8 मीटर, अब इसे सॉल्व करना है तो म्यू का मान म्यू ई रहने दो, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखो और 0.8 मीटर को मीटर रहने दो। अब देखिए 8 दूनी 16 यानी 2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू म्यू, ये आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, न तो वैद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र। क्या सही होगा ऑप्शन, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे। धारावाही चालक के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, न तो वैद्युत क्षेत्र न ही चुंबकीय क्षेत्र। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अरे यार मैंने आपको बताया था ऑस्टर्ड का प्रयोग बताया था ना, उसमें ऑस्टर्ड ने क्या किया था, एक वायर को रख के उसके नीचे चुंबक की जो है चुंबक मापी जो धारा मापी यंत्र नहीं सॉरी द्वार को नीचे आपका चुंबक का जो होता है नॉर्थ साउथ में क्या उसका नाम है उसको रखा था, तो उसने यह बताया था कि कोई भी धारावाही चालक है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विकास या विवेक नाम का कोई स्टूडेंट था, उन्होंने हमसे पूछा था कि अंडर रूट म्यू या इसके उन्होंने अंडर रूट के रूप में पूछा था, और वह जो क्वेश्चन था वह प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो वही क्वेश्चन है आप सभी के सामने। बोलिए इसका मान क्या होता है, बोलिए सभी लोग इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है बताइए जरा सभी लोग। देखिए अंडर रूट म्यू और एप्सिलॉन नॉट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इसके ऊपर पावर 1/2 दिया तो 1 अपान ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए आपको मालूम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, ये होता है वैल्यू। क्लियर है आप सभी के लिए, ये वैल्यू होता है। अब ध्यान देना सभी लोग, यहां से इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा 4 पाई 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हुआ। अभी हम लोग ये रखने वाले हैं। अब बताइए जरा म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
म्यू बिल्कुल आप लोग सही कमेंट कर रहे हो, इसका वैल्यू सही कर रहे हो, लेकिन निकाला कैसे जाता है? एग्जाम में आप लोग निकाल के आओगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, डायरेक्ट आंसर टिक करोगे तब पर भी मिलेगा, लेकिन निकालोगे ना तो इस पे तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं एग्जामिनर के दिमाग में आ जाएगा, स्टूडेंट को पूरा पढ़ा हुआ है, एक एक पॉइंट क्लियर है, तुक्का मारकर नहीं आ रहा है, सबसे अलग लिखा है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं लगेगा, अगर आपको ये सभी चीजें याद रहेंगे तो आप सेकेंडों में कर ले जाएंगे। ठीक है, जरा बताइए म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? आपको मालूम है म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ये होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। आइए गुणा करते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। अब यहां पे 4 पाई, यहां पर भी ये 4 पाई से 4 पाई कटेगा भाई, ये दोनों अपने में कट जाएंगे, पिट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे? बचेगा यहाँ पे आप सभी के लिए कि 10⁻7 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 9 इंटू 10⁻9 प्लस 9। अब ये देखिए आप सभी के लिए क्या होता है, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आप सभी के लिए क्या एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का वैल्यू आपसे पूछा क्या 1/1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का वैल्यू, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको 1/1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट करेंगे और अंडर रूट करेंगे, तो इसका नहीं इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 और ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट हो जाएगा, चूंकि ये अंडर रूट किया है, इसी का वैल्यू पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आप अगर 2 चीज डालते हो तो वहां से एक चीज बाहर निकलती है, तो वहां से एक चीज बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी बाहर, यहाँ पे निकलेगी 3 इंटू 10⁸ बाहर निकलेगी, ये मीटर प्रति सेकेंड निकलेगी। बोलिए समझ में आया सभी के लिए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अरे बताओगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिल्कुल, ये मुझे खुशी है कि काफी स्टूडेंट ने इसे बताया, कुछ लोगों को डाउट होता है कैसे निकाला जाता, तो मैंने यहाँ पे निकाल कर आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित की जाती है, तो इसमें से त्रिज्या किसका अधिक होगा? अब इसके लिए आपको त्रिज्या वाला फार्मूला आना चाहिए, बिना आए आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं शायद 7वां 8वां लेक्चर में आपको बताया था, किसी भी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो किस प्रकार से वहां पर उसकी गति होती है और किस प्रकार से उसकी वहां पे उस पर कौन सा बल कार्य करता है। मैंने आपको बताया था जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता प्रवेश करता है तो उसकी वृत्ताकार पथ होती है, और वृत्ताकार पथ में आपके इस इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल क्या होता है, F = QBB होता है। और चूंकि वृत्ताकार है तो इस पे यहाँ पर आपका केंद्रक बल भी कार्य करेगा। मैंने आपको बताया था क्या होता है mv²/r। ठीक है, यहां से मैंने आपको ऐसे ही बताया था, ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे और b से b कट जाएगा, QB = mv/r हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देना r क्या हो जाएगा mv/QB। अरे भाई साहब ये कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बक रहा हूं? ये सब चीजें मैं आपको कराया था, बताया था ना अच्छे से। अब ध्यान देना सभी लोग, यहां से r = mv/QB ये वैल्यू है। इस वैल्यू में हम लोग क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं। किसके वैल्यू रखने वाले हैं सर? किसके वैल्यू रखोगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हम लोग r इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात कर रहे हैं। देखिए r इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, और वेग तो सबका समान है, क्योंकि गतिज ऊर्जा समान है। अरे यार सबकी ऊर्जा ही समान होगी तो समान ही चलेंगे ना, वेग तो समान नहीं होंगी। ठीक है, वेग सबका समान है। ठीक है, तो जाने देते हैं दोनों का वेग क्या, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का Q का आवेश रखते हैं, यहाँ पे B को B रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे B ही रहने देते हैं। और यहाँ पे R प्रोटॉन की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान रखेंगे अपान प्रोटॉन का आवेश रखेंगे। ठीक है, ये प्रोटॉन को हम P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे वेग आपका किसका होगा? वेग आपका सेम होगा और चुंबकीय क्षेत्र सेम होगा। अब बताइए, अभी क्लियर नहीं हुआ आप सभी को कि कौन सा अधिक होगा, किसकी त्रिज्या अधिक होगी? जरा बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
सीधी सी बात है, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश, दोनों पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। बस प्रोटॉन पे क्या होता है, ये धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर ये ऋणात्मक होता है। तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे आपस में, और ये भी आपस में कट जाएंगे। यानी यहां पे बात यह आती, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका त्रिज्या अधिक होगी, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका त्रिज्या अधिक होगी। और आपको मालूम है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। आपको यह पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां पे प्रोटॉन के लिए अधिक होगा, त्रिज्या किसके लिए अधिक होगा, प्रोटॉन के लिए अधिक होगा। बोलिए समझ में आया सभी को। तो यहां से इस फार्मूले से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आवेशित कण का वेग दोगुना कर दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र में तथा चुंबकीय क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी फार्मूले पे लगेगा मेरे जान, इसी फार्मूला पे लगेगा ये क्वेश्चन। लगा के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है यहां पे। अरे बताओ लगा के कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, सभी लोग लगाकर इसे बताओ। अरे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें ये फार्मूला है, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या कर रहे हैं, वेग को दोगुना कर दे रहे हैं। यानी पहले आपकी इलेक्ट्रॉन का वेग अगर v थी तो अब 2v कर दे रहे हैं। अब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का वेग दोगुना कर दिए तथा इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिए। आधा करने का मतलब यहाँ पे q, और ये वेग अगर पहले चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे पहले चुंबकीय क्षेत्र अगर b था तो अब b/2 कर दिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू mv/qb ये हो जाएगा। यानी पहले आपकी त्रिज्या अगर mv/qb थी तब ये 4 गुना हो जाएगा। यानी चौथा का ऑप्शन नंबर, 7वां का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 और अच्छे क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो उसका परिक्रमण काल T1 T2 का अनुपात क्या होगा। अरे भाई याद है किसी को, मैंने आपको बताया था परिक्रमण काल के लिए फार्मूला, परिक्रमण काल यानी आवर्त काल के लिए फार्मूला बताया था 2πm/qb। अरे क्यों भी याद बताया था कि नहीं आप लोगों को, 2πm/qb ये बताया था ना फार्मूला। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है। एक क्या है, प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है। एक प्रोटॉन है एक अल्फा कण है। इस प्रोटॉन और अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। तो यहां पर आपसे यह बताना है कि इसके आवर्त काल T1 T2 का अनुपात क्या होगा, बताइए जरा। अब देखिए यहां पे मैटर डिपेंड किस पे करेगा, इस द्रव्यमान m पे करेगा, चुंबकीय क्षेत्र b और इस पे डिपेंड करेगा। 2π तो सबके लिए समान है, और यहां पे क्वेश्चन में कह दिया है चुंबकीय क्षेत्र b भी समान है सबके लिए, तो ये 2πbm दोनों के लिए समान होगा। जिसे आप सभी के लिए समय समान मिला है, समय समान मिला है, सभी को टाइम समान मिला है, मिला है ना। सभी के लिए सुबह 6 बजे या 5 बजे सुबह होती है और सभी के लिए रात 12 बजे रात हो जाती है। लेकिन आप ही में से कुछ स्टूडेंट टॉप करेंगे, सभी के लिए मैं समान पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले काफी स्टूडेंट टॉप करेंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पास अच्छे नंबर पे नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका खुद का मेहनत भी डिपेंड करता है, आपके पास कितना पावर है ये डिपेंड करता है। तो यहां पर इस प्रोटॉन और अल्फा कण में कितना द्रव्यमान है और कितना आवेश है, जैसे आप में कितना ज्यादा पढ़ सकते हो और कितनी तेजी से पढ़ सकते हो ये डिपेंड करता है, उसी तरह से यहां पर भी डिपेंड करेगा किसका द्रव्यमान कितना है और किसका आवेश है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वह ज्यादा तेजी से क्या करेगा, उसका परिक्रमण काल ज्यादा होगा, वह ज्यादा तेजी से रिवीजन वगैरह करेगा और उसका परसेंटेज अच्छा आएगा। आइए देखते हैं। देखिए अल्फा कण और प्रोटॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन की बात करें तो जो प्रोटॉन होता है, जो इसका यहाँ पे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर अगर Q आवेश होता है तो अल्फा कण पे 2Q आवेश होता है। जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान अगर m होता तो अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है, 4m होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, अल्फा कण का द्रव्यमान 4m होता है, ठीक है, 4m होता है और आवेश क्या होता है, 2m होता है।
तो हम लोग सबसे पहले टी अल्फा कण के लिए ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 2m के यहाँ 2 पाई लिखेंगे और यम के यहाँ क्या लिखेंगे 4m लिखेंगे, अपान क्यू के स्थान पर आप सभी के लिए क्या लिखेंगे 2q लिखेंगे इंटू चूंकि क्षेत्र b तो सबके लिए समान है। और इसी तरह t प्रोटॉन के लिए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई रहेगा और 4m है, ये जो 4m है आप सभी के लिए, ये जो 4m है, ये जो 4m है इसके लिए केवल और केवल यम रहेगा, ठीक है। और ये जो q है q भी इसके लिए केवल और केवल q ही रहेगा, बोलिए q केवल ही केवल q रहेगा। अब ध्यान देना, और b तो b सबके लिए सेम है, ये b कट जाएगा 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहां से 2 से 2 कटेगा, ठीक है। तो आप सभी के सामने ये q से q कट जाएगा, ये यानी ये आपका t अल्फा जो है ये दोगुना होगा अपान टी पी से, ठीक है, दोगुना होगा अपान टी पी से, ठीक है। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पे T2 किसको माना है, ठीक है, यानी यहां पे आपसे ये जो T1 है आपका, ये T2 है, ये T1 है। क्वेश्चन में अल्फा कण के लिए T2 माना है, T2 माना है, और T1 जो माना है ये प्रोटॉन के लिए माना है। तो यहां से आप सभी लोग अगर निकालेंगे T1 अपान T2 का अनुपात तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 कौन किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी वाला सही होगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप सभी के सामने ये फार्मूला पर रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, आप सभी के लिए कर सकते हो सभी लोग। जरा पढ़िए सभी लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तार जिसमें 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। दोनों तारों के प्रति एकांक लंबाई पर आयोजित बल ज्ञात कीजिए। अरे भाई जरा बताइए मुझे, जरा सभी लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि अगर दो धारा अगर विपरीत दिशा में जाती हैं तो इनके बीच आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। एक क्वेश्चन स्टार याद कर लो, आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, बिल्कुल प्रतिकर्षण होता है। अगर दो धारा अगर विपरीत दिशा में जा रही है यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब ध्यान देना, ऑप्शन में दो ऑप्शन में आकर्षण दिया है, दो ऑप्शन में प्रतिकर्षण, तो सीधी सी बात है दो ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब बचता है दो ऑप्शन, उसी दो ऑप्शन में आपको देखना है प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल कार्य करेगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, एफ अपान यल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बताइए, एफ अपान यल इज इक्वल टू होता है μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, I1 I2 अपान R, ये होता है फार्मूला। तो 1/2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ I1 I2 को दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। I1 और I2, I1 का वैल्यू 1 एम्पियर, I2 का वैल्यू 3 एम्पियर अपान R, जो कि इन दोनों के बीच का दूरी है 1 मीटर, इसे रखेंगे। तो 3 इंटू ये 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6 × 10⁻⁷, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। अब ये क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के लिए इजी है। चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिमान आवेश जिस पर q, v वेग से गतिमान आवेश q के कण पर लगने वाला बल क्या होता है, बताइए। मैंने आपको बताया था यह बल क्या होता है, बल F इज इक्वल टू QVB sin थीटा होता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये ऐसे पूछता है Q × V क्रॉस B। मैंने आपको बताया था कहीं पर भी साइन अगर दिखाई दे तो वहां पे क्रॉस लगता है, डिपेंड ये करता है इसमें। देखिए V क्रॉस B भी लिखा है, Q क्रॉस B भी लिखा है, तो आपको याद करना BB कहा जाता है ना, BB से BB याद कर लेना, तो B क्रॉस B होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया है क्या, नहीं, v वेग से चलने वाले q आवेश पर लगने वाला बल F क्या होगा। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन यहां पर आपसे कुछ और पूछा है v क्रॉस b। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं पता है v क्रॉस b, और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। और ये वाला क्वेश्चन देखना
इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये बी क्रॉस बी नहीं जानना चाहता है, बस ये जानना चाहता है आपको फार्मूला आता है कि नहीं। तो फार्मूला आपको आता है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने। समांगी चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन ई नियत वेग v से एक समांतर गमन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? ये तीनों क्वेश्चन, ये 10, 11, 12 सेम क्वेश्चन है। आपको 12 वाले क्वेश्चन का आंसर अपने से कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी के सामने कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन या एक आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, जिसका गमन पथ क्या होगा? अरे जी, इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। दूसरा बात ध्यान रखना सभी लोग, लंबवत जो गमन पथ प्रवेश करता है उसका गमन पथ कैसा होगा, ये तो क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा ही है, लेकिन साथ साथ में मैं एक क्वेश्चन और यहां पे जोड़ देता हूं। मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जगह एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तो क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं हजारों बार आपको लाइव क्लास में भी बताया हूं, ऐसे भी बताया हूं, लेकिन बताया हूं तो आप सभी लोग कमेंट करना नीचे दोनों क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यम द्रव्यमान का एक कण क्यू आवेश है, बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से क्या गमन करता है, तो यहां पे इसकी त्रिज्या क्या होगी ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था त्रिज्या आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी अपान क्यू बी। तो यहां से समझ लेना एम बी अपान क्यू बी कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो ये 14 क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, और 14 क्वेश्चन को कराने में मैं आप सभी को कुछ स्टाफ पॉइंट भी बताया हूं, और ये सभी प्रश्न बेहतरीन क्वेश्चन थे आप सभी के एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अभी आपको इस चैप्टर के मैं अति लघु उत्तरी कराऊंगा, उसके बाद लघु उत्तरी कराऊंगा, तब मैंने चैप्टर शुरू करूंगा। देखो अब जो पढ़ाई करें फाइनल के लिए करें, अंतिम लड़ाई भाला उसी जगह फेंकना है जहां पर आपके एग्जाम में परसेंटेज आए। फाइनल तैयारी हो रही है तो आपको कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कैसे होगा, सर क्या कर रहे हो, सर क्यों क्वेश्चन कर, अरे यार जो तैयार है उसको तो अच्छे से करो, बाकी सर तो करा रहे ना, होगा सर सिलेबस कंप्लीट अपने समय पर। लेकिन मेरे साथ अगर पढ़ते हो आप तो आपको ये नहीं टेंशन लेना कि सर सिलेबस भूल जा रहा है, अभी नहीं। मुझे मालूम है, आप अपने लास्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछना जो प्रमोट हो गए हैं, यानी जो पिछले साल 11th में 12th में थे, कि लास्ट में जाकर क्या होता है, सब भूल जाते हैं। तो मैं इस साल भूलने की बीमारी को कंप्लीटली खत्म करने वाला हूं। इतना बार आपको चीजें करा दूंगा कि बस अगर आप केवल और केवल लेक्चर ही देखते हो तब पर भी आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ में सभी लेक्चर में प्रेजेंट होना होगा, चाहे मैं लूं चाहे अन्य सर लें, ठीक है। और जल्दी आप सभी के लिए केमिस्ट्री और मैथ्स के भी सर आने वाले हैं, अगले सप्ताह से मैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन दोनों लोगों को ज्वाइन करा दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।